जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप इन चेहरे को जान रहे होंगे, डॉक्टर कासिम अंसारी साहब जो पसमानदा मुसलमानों के एक बहुत बड़े लीडर हैं, जो हम अपने पिछले वीडियो में जिनके बारे में हमने जिक्र किया था, और इस्तीफा का दौर इन्होंने शुरू किया जदयू में। और जिस तरह से नेशनल मीडिया पर पूरी तरह से छाए हुए हैं, बहुत मुश्किलों से हम इन तक पहुंच पाए हैं और बहुत मन्नत करने के बाद इन्होंने टाइम निकाला है मेरे लिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम अपने चैनल के माध्यम से 2-3 सवाल मोटा मोटी करेंगे। हम जान रहे हैं आप बहुत बिजी हैं, कंटिन्यू नेशनल मीडिया का आपके ऊपर दबाव है, लोगों का तांता लगा हुआ आपकी इधर, और अंग्रेजी अखबार जो हमने पढ़ा आज तो देखा कि हाँ, पूरे अखबार में पूरी तरह से आप छाए हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल, और मोटा मोटा सवाल 3-4 करेंगे, हम निकल जाएंगे यहाँ से। सबसे पहला सवाल, वक्फ बोर्ड से पसमानदा मुसलमानों को क्या फायदा होने वाला है? जैसा कि एनडीए समझाने की कोशिश कर रही है कि पिछड़े मुसलमानों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है? ये देखिए, एनडीए हो, खासतौर से बीजेपी या जदयू हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान जी की पार्टी हो, चाहे जयंत चौधरी जी की पार्र्टी हो, चाहे देवरा जी की पार्टी हो, ये बंडलबाजी और सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अभी आर्टिकल 341, 342 जो है, जो संविधान में जो है, सभी जाति जो हम पेशा लोग हैं, जैसे नहीं है, मुसलमान में भी नहीं है और एथी में भी नहीं है। मेस्तर का काम जो है मुसलमान भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं। लेकिन 1950 में राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस से जो है, मुसलमान में जो है अनुसूचित जाति को जो है हटा दी है। उन लोगों को, बहुत सी जातियों को पिछड़ा वर्ग में डाल दिया। जब हम पेशा एक है, जाति के आधार पर एक जैसे व्यवहार होता है, वो भी डोम है, हम भी डोम है काम के हिसाब से। तो अगर बहुत हितैषी है पसमानदा के, तो पसमानदा में तो सच्चर कमेटी का ही लोग बार बार हवाला दे रहे हैं, एनडीए वाले लोग, कि सच्चर कमेटी ने कहा कि ये है दलितों से बदतर स्थिति। तो अब इतना घड़ियाली, आपका ये तीसरा टेन्योर है केंद्र में मजबूत मोदी सरकार की, तो वो राष्ट्रपति का अध्यादेश हटाए और जो भी मुसलमानों के अंदर पसमानदा है उनको अनुसूचित जाति के में डालें। सर, वक्फ से क्या फायदा होने वाला है? उसके पीछे की बात को आपको समझना पड़ेगा ना। वक्त तो बोली दे कि भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वक्त से पसमानदा मुसलमानों को रत्ती भर फायदा नहीं होने वाला है, सिवाय नुकसान के। सर, तो नुकसान क्या है? तो पहले ये सुनिए, पसमानदा के जो पहली बार बोला जा रहा है कि पसमानदा को, चाहे महिला को या गरीब मुसलमानों को, तो पसमानदा का प्रतिनिधित्व तो वक्फ बोर्ड में पहले से रहा है, चाहे जिला औकाफ हो, प्रदेश औकाफ हो या माने केंद्रीय औकाफ हो। मैं खुद एक पसमानदा के हैसियत से मेरी नुमाइंदगी जिला औकाफ में रही है। मेरे कई जानने वाले दोस्त पिछले ही बार में जो है अध्यक्ष थे जिला औकाफ में, जहांगीर आलम अंसारी। वो 2 बार महासचिव रह चुके हैं पूर्वी चंपारण जिला औकाफ कमेटी में। कई मेरी महिला मित्र हैं जो जिला औकाफ में हैं। तो ये एक हवा बाउंडर लोगों को दिग्भ्रमित करने का ये एक षड्यंत्र है एनडीए की तरफ से। पसमानदा को औकाफ से न पहले बहुत ज़्यादा फायदा हो, ना आने वाले दिनों में। हाँ, बर्जस्ता उनकी कब्रिस्तानें छीनी जाएंगी पसमानदा की, उनके मदारिस छीने जाएंगे। सर, एक काउंटर है मेरा। आप बोल रहे पसमानदा की कब्रिस्तानें छीनी जाएगी कि तमाम मुसलमानों की छीनी जाएगी? तमाम मुसलमान पसमानदा नहीं आते हैं क्या? नहीं, देखिए, आपने कहा क्या कि पसमानदा मुसलमानों की छीनी जाएगी। पसमानदा की सवाल आपके कि पसमानदा को क्या नुकसान होगा, तब पसमानदा को आप इसमें सबको लपेट ले सकते हैं ना कि तमाम मुसलमानों की तमाम, ठीक है, तमाम मुसलमानों के साथ पसमानदा के भी तक अलग से जो है, तो पसमानदा के कब्रिस्तान होता नहीं है। सर, आपके जवाब के हिसाब से तो यही लग रहा है। आपने बोला पसमानदा का छीना जाएगा तो और मुसलमान का बच जाएगा जो शेख सैयद है। नहीं, मेरा कहने का आप तात्पर्य समझे ही नहीं सवाल को। तो आप समझाइए ना सर। तो वही समझा रहे हैं कि पसमानदा, जैसे मेरा ही है, मेरा जो घर है, गांव है, तो वहाँ पे सभी लोग का एक ही कब्रिस्तान है। एक गांव का अकेला पंचायत है, आप भी जानते हैं। तो वहाँ पे तो अलग अलग जातियों का कब्रिस्तान है नहीं, और कहीं भी नहीं होता है। हाँ, कब्रिस्तान खानदान का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मेरे पूर्वज थे तो अपने खानदान के लिए उनके पास जायदाद था, तो वक्फ कर दिया कि हमारे खानदान को लोग यही कब्रिस्तान होगा। लेकिन जाति के आधार पर कब्रिस्तान कहीं नहीं है। सर, हजारों की तादाद में कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया गया बिहार के अंदर, जो नीतीश कुमार जी के मामला। सर, जस्ट सेकंड,
ये हजारों की तादाद में घेराबंदी कराया गया कब्रिस्तानों को नीतीश जी के नेतृत्व में, और उसमें चंद ही कब्रिस्तान ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है। तो ऑलरेडी उनको तो पता है ना कहाँ कहाँ देखिए, कब्रिस्तान आप है, अब देखिए, वो जान के भी कैसे मतलब यू टर्न ले सकते हैं, उनको आप- छीनने का काम कर सकते हैं। आप ये समझिए कि हमारे जो पुराने लोग थे, जो पूर्वज थे, तो पहले तो सब लोग अवेयर नहीं था, कुछ गुर्बत था या और भी मामला था, कागज के पचड़ा में पढ़ना नहीं चाहता था। लोग जुबानी ही कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर देता था कि यहाँ पे कब्रिस्तान के जाइए, 5 कट्ठा जमीन कब्रिस्तान के लिए, 10 कट्ठा मौलवी साहब ले ली आ जाइए और इसको मैंने मस्जिद बनाइएगा, 1 बीघा जमीन ले लीजिए, इसमें खेती कीजिएगा, इससे जो आमदनी होगा ये बच्चों को पढ़ाने लिखाने में खर्चा कीजिएगा। तो वो तो रजिस्टर्ड किए नहीं, और ऐसा ही चलन था अपने देश में। हाँ, पहले से तो ऐसा चलन था, इस चीज को हम जान रहे हैं। हाँ, तो ये तो जमीनी हकीकत है। ये जो मीडिया में चल रहा है, बड़े बड़े नेताओं को ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। 8 लाख कब्रिस्तान एकड़। वक्त में कहीं पे भी विवाद नहीं है, विवाद ऐसे ही जमीनों का है जो पूर्वजों ने तो वक्फ कर दिया लेकिन रजिस्ट्री नहीं किया। आज दूसरे लोग अतिक्रमण किए हैं उस जमीन को। तो औकाफ का लिटिगेशन कोर्ट में यही मामला है कि भाई ये औकाफ की जमीन है, इनके हमारे पूर्वजों ने वक्फ किया था, रजिस्ट्री नहीं किया था, लेकिन ये औकाफ की जमीन है। ठीक है, तो उन तमाम जमीनों को लगभग आंकड़े के हिसाब से 8 लाख एकड़ की जमीन है। और जिस तरह से एक देखिए, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का खेल आप समझिए। तो रजिस्टर्ड तो है जिसके पास दस्तावेज है, जो रजिस्ट्री किए या विभिन्न राज्य सरकारों ने उसका सर्वे करके एक औकाफ की तरफ से रजिस्टर्ड किया गया। तो उस तरह के अलावा भी उसके 10 गुना जो है जो मुजबानी है, पेपरलेस जो है औकाफ की जमीनें हैं। और ये इतना बड़ा औकाफ का रहती है कि सारे लोग का नजर है कि रेलवे और डिफेंस के बाद औकाफ के पास काफी जमीनें हैं, और ये किसी सरकार के दान किया हुआ नहीं है। ये मुसलमान ने ही खुद, जैसे मेरे बाबा दादा वक्फ किए हैं, अपना निजी, किसी का हक नहीं है, न सरकार का, न किसी ने। ये वैसी जमीनें हैं औकाफ की जो हमारे पूर्वजों ने मैंने फलाही काम के लिए वक्फ किया। हाँ, जैसे मेरे घर वालों ने अभी कब्रिस्तान में जमीन दे दिया, अभी 10 साल पहले की ही बात है कि चलो भाई कब्रिस्तान के जनाज़ागाह के लिए हम जमीन देते। तो इस तरह तो चलता आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ दिन पहले हमने बिहार के जमीन सर्वे के ऊपर काम किया है और उस पर हमने वीडियो डाला है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि परदादा लकड़दादा के नाम से ही आज तक जमीन है जी, और उनके नाम पे आज तक नहीं आया, सर्वे भी नहीं हुआ। अंग्रेज के बाद भी नहीं हुआ। मैंने ब्रिटिश राज में जो सर्वे हुआ था जी, बिहार में, जी, अभी वही सर्वे अभी भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मसले मसाइल है बिहार के अलावा। अच्छा, अब एक बात है, भूमि सुधार सभी के लिए जो एक समस्या है। भूमि सुधार किसी भी राज्य में बढ़िया ढंग से किसी भी सरकार किया नहीं है। वो विवाद तो सामूहिक विवाद है। जी, हम उस विवाद में जाना भी नहीं चाहते हैं। एक और सवाल, वो ये सवाल है कि जिस तरह से इंटेलिया बना हुआ है वक्फ की जमीन में, ये इस बात को हम जानते हैं। आप भी अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं नहीं जान रहे, गूगल एक सवाल आपसे छूट रहा है, शायद आपके जन्म में नहीं हो। पसमानदा के जो घड़ियाली आंसू ये लोग रो रहे हैं सभी पार्टियों से, खासतौर से एनडीए के सभी दलों से मेरा है कि पसमानदा को आप कितने राज्यसभा में भेजते हैं? पसमानदा को आप कितने, मेरा अगला सवाल है। नहीं, पसमानदा को कितने लोकसभा का टिकट देते हैं? पसमानदा को कितने विधानसभा का टिकट देते हैं? जी, पसमानदा को कितने आप विधान परिषद में भेजते हैं? इस पे कोई चर्चा नहीं है। दूसरी बात है कि आप केंद्र में 15वां साल जा रहा है, मतलब तीसरा टेन्योर जा रहा है, राज्य सरकार में 20 साल हो रहा है बिहार में एनडीए का। इस 20 साल में कौन ऐसा व्यवस्था की है कि पसमानदा को अलग से आरक्षण दिए? नहीं, आरक्षण उत्थान तो इसे नहीं, उत्थान तो समाज इसी से होगा। आप घड़ियाली आंसू सिर्फ नहीं, जुबानी जंग नहीं, पसमानदा को कितना आरक्षण दिया? आपको बोले कि माने अनुसूचित जाति में जितने गैर मुस्लिम में है, जैसे बुद्धिस्ट में है, उसका आरक्षण मिल रहा है लाभ, वो वहाँ पे भी अनुसूचित है। हिंदू में है तो वहाँ पे भी अनुसूचित है, और क्रिश्चियन में है तो वहाँ सिर्फ मुसलमानों ही से इतनी दुश्मनी है कि काम वही है, पैसा वही है, वो भी अपीजमेंट के शिकार है, लेकिन उनको आप अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं। और ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ एक राष्ट्रपति का 1950 में अध्यादेश से रोका गया है सर। लेकिन 341 और लगातार एनडीए इस बात को बोल रही है। नहीं, आप बहुत ही सही चीज है पसमानदा के, तो सारे पसमानदा को अनुसूचित जाति का, और अनुसूचित जाति का जो आरक्षण का दायरा है उसको बढ़ा दिया जाए।
सर तो और NDA बढ़ा के उसमें पसमानदा मुसलमानों को, अब बहुत हमदर्द है तो पसमानदा मुसलमानों को उसमें शामिल कीजिए। और हम पूरे आज मैंने सभी लोग को मैंने आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब पसमानदा का घड़ियालू आंसू रोकिए, और ये पूरा राष्ट्रव्यापी अब आंदोलन चलेगा कि पसमानदा भी दलित और इसको भी अनुसूचित जाति में आप उसका दायरा बढ़ा के, हम नहीं कहते हैं कि गैर मुस्लिम भाई नहीं, हम नहीं कहते हैं कि गैर मुस्लिम भाई जो अनुसूचित में उनका हक मारे, उनका जो है मिले, पसमानदा को दायरा बढ़ा के अनुसूचित जाति में पसमानदा का जो है उसमें प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। सर वही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि एनडीए तो लगातार बोल रही है कि जो मुस्लिम है वो पसमानदा से भी नीचे जा चुके हैं। तो आप जुबानी आप डिबेट में बोलिएगा, टीवी डिबेट में बोलिएगा, आप विधानसभा में बोलिएगा, आप राज्यसभा में बोलिएगा, लोकसभा में बोलिएगा, तो बैठे आप बैठे आप है, किसने रोका है आपको? सरकार में आप है, मजबूत सरकार है, तो आप लाइए उसी लोकसभा राज्यसभा में कानून, उसी विधानसभा में लाइए, विधान परिषद में लाइए, उस कानून को भी लाइए। सर अब लास्ट सवाल आपसे कि जिस तरह से मैंने जो जहां तक आपके देखिए, कोई भी आदमी आपसे जो मिलने आता है, कोई भी छोटा पत्रकार हो बड़ा, आपसे कुछ ना कुछ जानकारी लेके ही आता है आपके बारे में। मैं अपनी तरफ से कोशिश किया कि हम सभी तक अपनी बात रखें, लेकिन समय के कमी के दिन में 24 घंटा ही होता है। आपको पता होगा कि मैंने 3 तारीख को मैंने पार्टी से रिजाइन दिया और तमाम जिम्मेदारी 3 से लेके आज 7 है, मैं लगातार जगा हूँ। सर प्रशांत किशोर जी का अब मैं लगातार में आपके पास कॉल आ रहा है। सर ये प्रशांत किशोर जी का लगातार आपके पास कॉल आ रहा है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से, मतलब बिहार स्तर पे आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, एक तरह से बोल ले तो कम नहीं होगा पार्टी में आने के लिए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का डायरेक्ट आप तक कॉल आ रहा है। सर किस पार्टी में मूव करने वाले हैं वैसे आप? देखिए अभी जो है पसमानदा का जो है और औकाफ का, हमको अभी बड़ी लंबी संघर्ष करने की जरूरत है। अभी हम किसी भी राजनीतिक ट्रैप में फंसने के मूड में नहीं हैं। अभी औकाफ की लड़ाई ये हमारे लिए वजूद की लड़ाई है। CA NRC इंडिविजुअल लड़ाई थी, उसमें कम लोग प्रभावित होते, लेकिन ये औकाफ ऐसा मुद्दा है जिसमें तमाम के तमाम, आप कहने को पसमानदा कहिए, पसमानदा लोगों से भी गुजारिश है आप कहने को पसमानदा कहिए, लेकिन आप भी फंसिएगा, असरा भी फंसेंगे, तमाम के तमाम मुसलमान जो है यहाँ पे फंसने जा रहे हैं। इसके जरिए आपको जो है गर्दन को दबोचा जा रहा है। सर ये हमारे सवाल का जवाब नहीं था। सर आप हमारे सवाल से आप कन्नी काट रहे हैं। सीधी सी बात है, आप किस पार्टी में जा रहे हैं? आपको बताया ना कि आप ट्रैप में हमको मत उलझाइए। सर हम उलझा नहीं रहे, हम देखिए आप राष्ट्रीय लेवल पे आप तक कॉल आ रहा है। अभी लगातार मैं अभी जस्ट सेकंड पहले हमने देखा है न्यूज 24 पे लगातार आपका बैनर लगा हुआ है, पूरा बैनर न्यूज 24 पे लगा हुआ है, और आपके ऊपर ही न्यूज 24 पे सुबह 10 बजे से काम लोग आप ही के ऊपर बात कर रहे हैं, डिबेट भी आपके ऊपर हो रहा है। हमने कल न्यूज 18 पे देखा, हमने कल क्या बोलते हैं NDTV इंडिया पे देखा, जितने बड़े नेशनल चैनल है सब पे हमने देखा कि लगातार लोग आप पे ही बात कर रहे हैं, और नेशनल लेवल के मीडिया पे लगातार आप छाए हुए हैं और लोगों का दबाव आ रहा है। तो अभी भी मतलब लोगों से यही कह रहे हैं कि हम किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे, उन लोगों से भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ कैमरा के सामने ही कह रहे हैं। नहीं, अब तो हम इशू बता दिए कि पसमानदा पे जो है हम ट्रैप में तब फंसेंगे जब आप पसमानदा को प्रतिनिधित्व दीजिए। अच्छा कोई दल हो, कोई दल हो, हाँ। आप पसमानदा को अनुसूचित जाति में शामिल कीजिए, और अनुसूचित का जो आरक्षण का दायरा है उस दायरा को बढ़ा के उसमें समायोजन कीजिए। हम अनुसूचित जाति के लाभ लेने वाले लोगों का भी हक मारना नहीं चाहते हैं। नहीं मारना भी नहीं चाहिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। एक हाँ, जी बोलिए। तो आप जो सवाल था राजनीतिक सवाल, तो जी हम पहले से राजनीति में रहे हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, हम सामाजिक कार्यों में भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मेरा जो मतलब इंटरेस्ट है जी, और फलाई काम में हम कभी पीछे नहीं रहे हैं। मैंने समाज में रहने पे थोड़ा बहुत सबका विरोध और प्रतिरोध होता ही रहता है, वो तो होना है, वो तो तय है। लेकिन कोई भी दल हो जो पसमानदा का जो औकाफ का मुद्दे पे हमारे साथ होगा और इसकी लड़ाई को मजबूत करेगा, हम उसके साथ भविष्य में जाएंगे। ऐसा थोड़ा कि हम बगैर राजनीति के रहेंगे। सत्ता, राजनीति से ही समाज का जो है, सियासत से ही समाज को बदला जा सकता है, और सत्ता वो जो है कुंजी है। तो ऐसा थोड़ा कि हमारी भी ख्वाहिश नहीं है कि हम भी सत्ता में जाएं, अपने लोगों की आवाज़ बने। हम मजबूती के साथ अपने लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं, लेकिन अपने शर्तों पे। राजनीतिक हुए हैं नहीं, राजनीतिक दल के माने हम पिछला को गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। जैसे हमारे ही दल में, पिछले दल में, जदयू में सत्ता के मलाई खा रहे हैं, बोलते फिरते थे
कि नीतीश कुमार ही मुसलमानों के सबसे हितैषी हैं, हमको नीतीश कुमार ने ये ओहदा दिया है, इस बुनियाद पे दिया है कि मुसलमानों की बात करो, उनकी लड़ाई को मुख्यमंत्री तक उनकी परेशानी को पहुंचाए। लेकिन औकाफ इतना बड़ा मामला है, लेकिन नीतीश कुमार को पावर आप नहीं करा पाए। जब नीतीश कुमार को नहीं पावर करा पाए, नीतीश कुमार को जब समर्थन आपने हासिल नहीं किया इस मुद्दा पे, तो आपके अंदर गैरत जिंदा है। तो एक एक आदमी, एक एक फर्द जो माइनॉरिटी से है, जो अल्पसंख्यक समुदाय का, जो मुसलमान जदयू में बना हुआ है, चिराग पासवान में बना हुआ है, जयंत चौधरी में बना हुआ है, चंद्रबाबू नायडू में बना हुआ है, या देवगौड़ा जी की पार्टी जनता दल सेकुलर में बना हुआ है, इन तमाम क्षेत्रीय और तथा कथित सेकुलर दलों का नकाब को, चेहरा का नकाब उतारने की जरूरत है। उनको पर्दाफाश करने के लिए सामूहिक रूप से जो है, माने बूथ से लेके प्रदेश तक और राष्ट्रीय स्तर पर जितने हमारे मुसलमान के तथा कथित ये जो पिछड़ों बने हुए हैं, इन लोगों को जो है समाज के साथ खड़ा होके इस आंदोलन को बड़ा करने की जरूरत है। पार्टी तो आती जाती रहेगी, आज यहाँ है कल वहाँ रहिएगा। आपको पता है आज अभी वर्तमान लोकसभा में भी 100 से 150 जो है, आंकड़ा तो करेक्ट हम नहीं, हम भेज देंगे आपको, कि कांग्रेस बैकग्राउंड के एमपी हैं, कई मिनिस्टर कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं केंद्र में। जी है, आज कांग्रेस मजबूत होगा, यही भाजपा वाले तमाम लोग फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। तो राजनीतिक दल में आना जाना, जो सिर्फ सत्ता के लिए जीते हैं उनका आना जाना लगा रहता है। मुद्दों पे आने जाने पे जदयू से मेरा माने विचार जब तक मिला थे, विचार नहीं मिला, हम लोग त्याग दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि क्या है, जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, वरना मेरे लिखने को सोने के कलम आते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम अंसारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। बस हम आपसे यही विनती करेंगे कि आप अपने लड़ाई में सही तरीके से लड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।